हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के जो दो रिएक्शंस होते हैं जो कि है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो इन दोनों रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। और उसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है इसे भी हमने समझ लिया था। आज के इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस की जो दूसरी रिएक्शन है जो कि है डार्क रिएक्शन, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मान लो ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। मतलब लाइट और डार्क रिएक्शन यहीं पे होती है। लाइट रिएक्शन जो है ये थैलोकॉइड में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा में होगी। स्ट्रोमा मतलब क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट। तो इस थैलोकॉइड के अंदर क्लोरोफिल रहेगा। ये क्लोरोफिल लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और वाटर का ब्रेकडाउन करके ऑक्सीजन बनाया जाएगा। साथ ही साथ दो नए प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कि है एटीपी और NADPH। मैंने क्या बोला, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगा और साथ ही साथ एटीपी और NADPH ये दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब जो एटीपी और NADPH है ये स्ट्रोमा में आएंगे। स्ट्रोमा में आके इस एटीपी और NADPH से दो अलग मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे जो कि है ADP और NADPH। और साथ ही साथ यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके इससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन तो पता होगा जिसमें ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब जो ऑक्सीजन बना है ये वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसे मैंने अभी क्या कहा था, ये है इसकी लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस की ये लाइट रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है। अब जो ग्लूकोज बना है ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बना है, ये रिएक्शन कहलाती है डार्क रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डार्क रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हम पता करेंगे कि एक्चुअल में ये ग्लूकोज कैसे बनता है और ये ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी हम हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डार्क रिएक्शन के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। सो इस केल्विन साइकिल की डेफिनेशन क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। केल्विन साइकिल इज डिफाइंड एज अ सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म बाय द प्लांट्स to reduce carbon dioxide and other compound into glucose। तो जब प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कंपाउंड का यूज करके उनसे ग्लूकोज बनाता है तब इस प्रोसेस को कहा जाता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ये तीन अलग अलग स्टेप्स में होती है। पहली जो स्टेप रहेगी वो रहेगी कार्बन फिक्सेशन या फिर इसे ही कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। दूसरी रहेगी रिडक्शन और तीसरी रहेगी रीजनरेशन। तो इन तीनों स्टेप्स का यूज करके प्लांट में ग्लूकोज बनाया जाता है जिसे हमने क्या कहा है, केल्विन साइकिल। अब ये तीन स्टेप्स क्या है ये हम इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं RUBP से। RUBP दैट मीन्स राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो ब्लैक कलर के 5 डॉट्स है, मतलब ये 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है जो कि है RUBP। या RUBP एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके इससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट जिसे हम PGA भी बोल सकते हैं। सो RUBP से क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब जो फॉस्फोग्लिसरेट बना है इसके दो मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 कार्बन वाले। सो ऊपर वाला फॉस्फोग्लिसरेट इसके पास 3 कार्बन रहेंगे, नीचे वाला फॉस्फोग्लिसरेट इसके पास भी 3 कार्बन रहेंगे। मतलब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब 6 कार्बन कहाँ से आ गए, देखिए RUBP जो है इसके पास 5 कार्बन था और ये ऊपर वाला कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास भी 1 कार्बन था, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6। तो ऐसे PGA जो 3-3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे 6 कार्बन पूरे के पूरे यूटिलाइज हो गए और यहाँ पे 3 कार्बन PGA वाले 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होती है इस रिएक्शन में एक एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है रुबिस्को, जिसका फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो RUBP जब CO2 को फिक्स करेगा तब रुबिस्को नाम के एंजाइम के हेल्प से
3 फॉस्फोग्लिसरेट नाम का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो कि 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, सो इस वजह से इसे कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। सो केल्विन साइकिल की ये सबसे पहली स्टेप रहेगी, दैट मीन्स कार्बन फिक्सेशन। अब आगे यहाँ से केल्विन साइकिल की दूसरी स्टेप होगी, वो रहेगी रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, अब जो फॉस्फोग्लिसरेट बना है, अब इस फॉस्फोग्लिसरेट से आगे जाके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट नाम का दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे, टोटल कार्बन थे 6। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पे भी टोटल कार्बन रहेगा 6। अब जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, तब इस टाइम पे यहाँ पे एटीपी का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एटीपी है, इससे क्या बन गई, एडीपी बन गई। और जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, तब यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे एटीपी कितना यूटिलाइज होगा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि केल्विन साइकिल में हमें आगे कैलकुलेशन देखना है कि कितना एटीपी यूटिलाइज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एटीपी यूटिलाइज हुआ है, 2 एटीपी यूटिलाइज हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो आगे चलो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से आगे जाके ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे G3P कहा है, ठीक है, ये बन गया। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब टोटल कार्बन यहाँ पे भी कितने आ गए, 6 कार्बन आ गए। अब ये जब रिएक्शन होगी, तब इस रिएक्शन में यहाँ पे NADPH से NADP बन गया। अब यहाँ पे NADPH जो है, जिसके अंदर एनर्जी छुपी है, ये कितना यूटिलाइज हो गया, यहाँ पे भी फिर से 2 NADP यूटिलाइज हो गया, NADPH। ठीक है, सो पहले 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए और बाद में 2 NADPH भी यूटिलाइज हो गए। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट G3P जो बना है, इसके पास 6 कार्बन है। अब इस 6 कार्बन मतलब G3P से आगे जाके यहाँ पे क्या बनेगा, देखो राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पे एक मज़े की बात है, यहाँ पे देखिए, ये रेड कलर से लिखूंगी, यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट कीजिए, टोटल कितने हैं, 5 कार्बन है, मतलब राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। अब सवाल ये है कि G3P के पास अगर 6 कार्बन है और इससे अगर ये राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट बनाता है, तब एक कार्बन जो है ये कहाँ पे चला गया, किसे इसको किसने चोरी कर लिया। ठीक है, सो 6 कार्बन से 5 कार्बन तो बन गया, बट एक कार्बन कहाँ पे चला गया, तो एक कार्बन आएगा नीचे, मतलब यहाँ से एक कार्बन जो है वो निकाला जाता है, किसके लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता ही होगा, C6H12O6। तो ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ से चुरा लिया और धीरे धीरे ऐसे 6 बार ये केल्विन साइकिल घूमेगी, तब जाके 6 कार्बन यहाँ से रिलीज होंगे और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहना है, ये हो गई हमारी स्टेप 2 जो कि है रिडक्शन। अब तीसरी जो स्टेप रहेगी वो रहेगी रीजनरेशन ऑफ RUBP, मतलब RUBP अब फिर से बन गया। सो ये जो हमारा राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट बना था, इससे RUBP बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्लियर करूँगी और फिर से एक बार हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस उसके लिए हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो, पहली जो स्टेप थी कार्बन फिक्सेशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, जो कि कितने कार्बन वाला था, यहाँ पे टोटल कार्बन 6 हो गए, बट 3 वाले ऐसे 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ATP है, ATP कितने यूटिलाइज हो गए थे, यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हो गए थे। ओके, और क्या बना था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से G3P बना है, तब यहाँ पे NADPH का यूटिलाइजेशन हुआ, वो कितने यूटिलाइज हो गए, वो यूटिलाइज हो गए 2। सो यहाँ पे 2 NADPH।
ठीक है। अब जब G3P से राइबुलोज 5-फॉस्फेट बना था 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तब यहाँ से एक कार्बन बाहर निकल गया था फ्यूचर के ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप जो थी हमारी, दैट मीन्स रीजनरेशन की, और फाइनली यहाँ पे RUBP बन गया। अब जब RUBP बना है, यहाँ पे देखो ATP फिर से यूटिलाइज हो गई। यहाँ पे कितनी ATP? एक ATP यूटिलाइज हो गई। तो एक कार्बन निकालने के लिए, मतलब केल्विन साइकिल से एक कार्बन निकालने के लिए टोटल ATP कितने यूटिलाइज हो गए? 3 ATP यूटिलाइज हो गए। और टोटल NADP कितनी यूटिलाइज हो गए? NADPH 2 NADPH यूटिलाइज हो गए। तब जाके एक कार्बन साइकिल से बाहर आ गया। तो यही बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो आगे की स्लाइड में, यहाँ पे देखो, तो हमें पता है कि ये जो कंप्लीट केल्विन साइकिल बनी थी और यहाँ पे RUBP बना था, ठीक है। तो इस केल्विन साइकिल के दरमियान यहाँ से एक कार्बन बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर से इसी कार्बन को इकट्ठा करके, मतलब 6 कार्बन को इकट्ठा करके ग्लूकोज बनाया जाएगा, मतलब C6H12O6 ये बनाया जाता है, ये है ग्लूकोज। तो केल्विन की ऐसी कितनी टोटल साइकिल घुमानी पड़ेगी 6 कार्बन के लिए? 6 बार इस साइकिल को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एक कार्बन मुझे इस साइकिल से रिलीज करना है, ठीक है, फॉर 1 कार्बन, एक साइकिल से एक ही कार्बन निकला था, ठीक है। तो एक कार्बन निकालने के लिए मुझे बताओ ATP कितने यूटिलाइज हुए थे? पहले 2 और फाइनल स्टेप में 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 ATP। अभी मुझे बताओ NADPH कितने यूटिलाइज हो गए थे? टोटल 2 यूटिलाइज हो गए थे। और मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल थे? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो टोटल ATP 3 लग गए, NADPH 2 लग गए और CO2 लग गया 1। तो टोटल मतलब 1 कार्बन बनाने के लिए मुझे इतने सारे ATP, NADPH और CO2 लग गए। अब यही कैलकुलेशन अभी मुझे एक ग्लूकोज के लिए बताओ। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लूँगी, ठीक है। सो 1 ग्लूकोज मतलब C6H12O6 के लिए बताओ अभी। तो अब ये 3 एक के लिए है, मतलब 6 टाइम्स, 6 बार घुमाने पड़ेगी ना ये साइकिल। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल कितने हो गए? 18 ATP। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 6 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल NADPH कितने हो गए? 12। अब CO2 एक कार्बन बनाने के लिए एक हुआ था, तो 6 कार्बन बनाने के लिए 6। तो ऐसा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल ATP आपको कितने लगे? कितने लगे? 18 लगे, 12 लगे NADPH और 6 लगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल एक ग्लूकोज बनाने के लिए इतने ये सारे मॉलिक्यूल लग गए, और एक कार्बन बनाने के लिए टोटल इतने लग गए। तो केल्विन साइकिल एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार घूमेगी, 6 कार्बन रिलीज करेगी, हर एक बार एक एक कार्बन रिलीज करेगी, और तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आपको एक सवाल पूछूंगी यहाँ पे, इसके ही बेसिस पे। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, कि आपको अगर 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने हैं तो आपको ATP कितना लगेगा, NADPH कितना लगेगा और CO2 कितना लगेगा? बोलो। 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना लगेगा? बोलो। अब देखो, हमें पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने ATP लगे थे? हमें ATP लगे थे 18, ठीक है। तो हमें पता है एक के लिए 18, तो 4 के लिए कितने होंगे? वो होंगे 72। एक ग्लूकोज बनाने के लिए NADPH कितने लगे थे? 12। 4 ग्लूकोज लगाने के लिए कितने होंगे? 48। और CO2 हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए लगे थे 6। अब 4 ग्लूकोज बनाने हैं तो 6 मल्टीप्लाइड 4, दैट मीन्स 24। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 4 ग्लूकोज के लिए कितने लगेंगे, 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए साइकिल कितनी बार घुमानी पड़ेगी, कितने ATP लगेंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में।
तो यहाँ तक ये केल्विन की साइकिल हो गई। यहाँ पे देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, मतलब किसने कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया था, वो कौन था, RUBP था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, मतलब पहला स्टेबल प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट कौन बना था, स्टार्ट किया था हमने RUBP से, तो पहला क्या बना था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो PGA, फॉस्फोग्लिसरेट को ही हमने PGA कहा था ना। सो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, PGA, या फिर इसे ही ऐसे पूछा जाता है कि प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा है, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट कहाँ है, कौन सा प्रोडक्ट है, और प्राइमरी एक्सेप्टर पूछा तो RUBP, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट पूछा तो PGA, दैट मीन्स फॉस्फोग्लिसरेट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ऐसे केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहली है कार्बन फिक्सेशन, दूसरी रहेगी रिडक्शन और तीसरी रहेगी रीजनरेशन। अब जो स्टेप्स हमने दिए थे तो वही सारे स्टेप मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख लिए हैं जो कि आपको थ्योरी के लिए काम आ सकते हैं। तो पहला जो था कार्बन फिक्सेशन, उसमें क्या हुआ था, कौन सा एंजाइम लगा था, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दूसरी जो स्टेप है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दूसरी जो स्टेप है वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या क्या हुआ था, कौन से मॉलिक्यूल बन गए थे, जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट था उससे क्या बना था, G3P बना था, G3P से राइबुलोज फॉस्फेट बना था, ठीक है। कितने ATP यूज़ हो गए, कितने NADPH यूज़ हो गए, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थ्योरी के लिए। नेक्स्ट जो स्टेप थी हमारी रीजनरेशन, किसका रीजनरेशन, RUBP का रीजनरेशन हुआ था, तो ये केल्विन साइकिल की लास्ट स्टेप है। लास्टली मैंने यहाँ पे C3 साइकिल में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ये दिया है। तो हमें पता है कि यहाँ से ग्लूकोज बनेगा, एक कार्बन रिलीज करने के लिए, मतलब साइकिल से एक कार्बन रिलीज करने के लिए कितने ATP यूज होते हैं, NADP कितने होंगे, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हुई हमारी आज की केल्विन साइकिल कंप्लीट। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।